हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास मैंने आप सभी को आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ा दिया था और साथ ही हमने अनादर्श विलयन के दो प्रकार यानी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन तथा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन को भी पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम हमारे दूसरे अणुसंख्यक गुणधर्म की तरफ बढ़ने वाले हैं जो कि है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, पहला अणुसंख्यक गुणधर्म मैंने आपके लिए पढ़ा दिया था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और उसी के अंदर हमने राउल्ट का नियम और आदर्श अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ा था। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ये पता होना चाहिए कि क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको हैं। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट वह ताप होता है जिस पर किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो बढ़कर बराबर हो जाता है गैस के वाष्प दाब के, और जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो जिस ताप पर वो गैस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा उसी ताप को हम क्वथनांक कह देंगे। वह ताप जिस पर किसी गैस का वाष्प दाब किसी द्रव का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए उसका क्वथनांक कहलाता है। इस वाली चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से बोर्ड पे देखिए। देखिए, हमें पता है पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तीनों में अगर हम वाष्प दाब की बात करें तो जो गैस होता है, गैस का वाष्प दाब सर्वाधिक होता है तीनों में। ठोस की बात करें तो जो ठोस का वाष्प दाब होता है वो होता है न्यूनतम। इन तीनों में, मतलब तीनों में अगर हम बात करें तो गैस सबसे ज़्यादा, ठोस वाष्प दाब के दृष्टिकोण से सबसे कम। तो बताइए, द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? ठोस से ज़्यादा और गैस से कम। सिंपल पॉइंट है। देखिए, तीन अवस्थाएं हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। गैस के वाष्प दाब की बात करें तो इन तीनों में गैस का वाष्प दाब सबसे ज़्यादा है। ठोस के वाष्प दाब की बात करें तो ठोस का वाष्प दाब सबसे कम होता है इन दोनों की तुलना में। तो द्रव का वाष्प दाब क्या होगा? ठोस से ज़्यादा और गैस से कम। ठीक, अब जो वाष्प दाब है वो सीधे निर्भर करता है ताप पर। वाष्प दाब सीधे निर्भर किस पे करता है? ताप पर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ताप बढ़ाओगे, जैसे आप जनरली सोचिए कि अगर हम किसी भी चीज़ का ताप बढ़ाएं, किसी भी द्रव का ताप बढ़ाएं, तो ताप बढ़ाने पे क्या होता है? वाष्प ज़्यादा बनती है। वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ताप बढ़ाने पे वाष्प दाब बढ़ता है। ताप और वाष्प दाब का सीधा संबंध क्या है कि यदि आप ताप को बढ़ाओगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। तो बताइए, यदि आप ताप को घटाएंगे तो वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प दाब भी घटेगा। दोनों में समानुपाती का संबंध है। ठीक है, वाष्प दाब बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। अब हम क्या करें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई द्रव है और हमें पता है कि द्रव का जो वाष्प दाब है वो मॉडरेट है, यानी बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। बहुत ज़्यादा किसका है? गैस का। बहुत कम किसका है? ठोस का। और द्रव का कैसा है? मीडियम, मध्यम। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कोई द्रव है। अब इस द्रव का आपने ताप बढ़ाना शुरू किया। बताइए, अगर ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पे वाष्प दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। हमें पता है ना, ताप बढ़ाने पे वाष्प दाब क्या होता है? बढ़ता है। आपने किसी द्रव का ताप बढ़ाया, आप ताप बढ़ाते गए, वाष्प दाब बढ़ता गया, ताप बढ़ाते गए, वाष्प दाब बढ़ता गया, और धीरे धीरे इस द्रव का वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते सर्वाधिक हो गया, यानी गैस के वाष्प दाब के बराबर हो गया। तो ये द्रव किस अवस्था में चला जाएगा? गैस अवस्था में। आप बात समझ गए कि अगर हम ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ाने पे क्या होगा? वाष्प दाब क्या होगा? बढ़ेगा। और ताप बढ़ाएंगे और वाष्प दाब बढ़ेगा, और बढ़ते 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 किसके बराबर हो जाएगा? गैस के वाष्प दाब के। और जैसे ही द्रव का वाष्प दाब बढ़कर गैस के वाष्प दाब के बराबर होगा, द्रव किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में। और उसी ताप को, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, वही ताप इस द्रव का क्वथनांक कहलाने लग जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें पानी की,
तो पानी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, यानी पानी का तापमान हम 100 डिग्री सेल्सियस तक यदि बढ़ा दें, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही पानी का जो कि द्रव अवस्था में होता है वाष्पदाब बढ़कर गैस के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। और पानी किस में चेंज होना शुरू हो जाता है? गैस में। पानी की वाष्प बनना शुरू हो जाती है ना। पानी को जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, पानी उबलना शुरू हो जाता है, यानी पानी द्रव अवस्था से किस अवस्था में आने लगता है? गैस अवस्था में। पानी भाप में बदलने लग जाता है। तो वही 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्या हो जाएगा? क्वथनांक। बात समझ में आ गई आपको? अलग अलग द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है, ठीक है, उस बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप इस चीज़ को देख लीजिए कि कोई भी द्रव है, उस द्रव का वाष्पदाब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, ठीक है, मध्यम है। आपने ताप बढ़ाया, ताप का वाष्पदाब से सीधा संबंध है। ताप बढ़ाया तो वाष्पदाब बढ़ा, ताप बढ़ाते गए वाष्पदाब बढ़ता गया, ताप बढ़ाते गए वाष्पदाब बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते एक ताप पर वाष्पदाब बढ़ के बराबर हो गया गैस के वाष्पदाब के। और उस स्थिति में द्रव किस में परिवर्तित हो गया? गैस में। तो ये वाष्पदाब जब गैस के वाष्पदाब के बराबर हुआ तो उसी ताप को हमने क्या बोल दिया? क्वथनांक। एक ऐसा ताप जिस पे गैस जो द्रव है उसका वाष्पदाब गैस के वाष्पदाब के बराबर हो जाए। बात समझ रहे हैं आप? अरे ताप बढ़ाएंगे जब ही तो वाष्पदाब बढ़ेगा, और ताप बढ़ाते बढ़ाते वाष्पदाब बढ़ता जाएगा, और जिस ताप पर वाष्पदाब बढ़ के गैस के वाष्पदाब के बराबर होगा वही ताप क्या कहलाएगा? क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई? इसके विपरीत हम फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक भी पढ़ने वाले हैं। खैर वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन मैंने जो समझाया है उसी के अकॉर्डिंग लिखी है, आप इतना नोट कीजिए। तो क्वथनांक क्या होता है ये हमने समझ लिया है कि किसी भी गैस का या किसी भी द्रव का जो वाष्पदाब है वो जिस ताप पर बढ़कर गैस के वाष्पदाब के बराबर हो जाए वही क्वथनांक कहलाता है। अब हमारा दूसरा अनुसंख्यक गुणधर्म यानी क्वथनांक में उन्नयन के बारे में हम समझ रहे हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तब उसके वाष्पदाब में कमी आ जाती है, फलस्वरूप उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसी वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में हुई इसी वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन को प्रदर्शित करते हैं हम डेल्टा टीबी से। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको बोर्ड पे ध्यान से देखना है, ठीक है? आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने थोड़ा पोर्शन पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने कोई शुद्ध विलायक भर लिया, ठीक, और इस कंटेनर को कर दूं ऊपर से क्लोज। अब बताइए कि ये शुद्ध विलायक मैंने यहाँ पे भरा हुआ है, मान लीजिए पानी ही भरा हुआ है, अगर इसको हम गर्म करें तो गर्म करने पे क्या होगा? वाष्प बनेगी। पढ़ा हुआ है हमने ऐसा ही पहले। भाई जिन्होंने शुद्ध विलायक, वाष्पदाब, इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ा है वे वाष्पदाब में आपेक्षिक अवलंबन के लेक्चर को एक बार देख लें, या जो भूल गए हैं वो भी एक बार देख लें, रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी देख लें ताकि अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो देखिए शुद्ध विलायक को हमने गर्म किया, वाष्प बनी। ये वाष्प द्रव की सतह पर जो दाब आरोपित करेगी उसी दाब को हम क्या बोलते हैं? वाष्पदाब। शुद्ध विलायक के वाष्पदाब को हम किससे प्रदर्शित कर देते हैं? बोलो, P0A से। बोलो, P0A यानी क्या? शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। अब यदि इस शुद्ध विलायक के अंदर मैं अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दूं, इस शुद्ध विलायक के अंदर क्या मिला दें हम? बताओ। ये शुद्ध विलायक था, इस शुद्ध विलायक के अंदर मिला दिया मैंने विलय पदार्थ, और विलय पदार्थ भी कैसा? अवाष्पशील। अवाष्पशील विलय जब मैंने विलायक के अंदर मिलाया तो विलय और विलायक मिलके किस में परिवर्तित हो गए? बोलो, विलयन में। और विलयन हमें पता है कि विलयन को अगर हम गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगी, लेकिन वाष्प यहाँ पे इधर की तुलना में कम बनेगी। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं आपेक्षिक अवनमन में
इसलिए मैंने कहा कि भाई जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो एक बार जाके पढ़ लें, या जो भूल गए वो भी एक बार रिवाइज कर लें कि शुद्ध विलायक में ज़्यादा वाष्प बनती है विलयन से, विलयन में कम वाष्प बनती है, क्योंकि विलयन में क्या उपस्थित है? अवाष्पशील विलय पदार्थ। ठीक। अच्छा, कम वाष्प बनेगी तो कम वाष्प के वजह से जो वाष्प दाब आरोपित करेगी, यानी जो वाष्प दाब होगा वो भी कम होगा। विलयन के वाष्प दाब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? PA से। याद है आपको? PA यानी क्या? विलयन का वाष्प दाब। और हमें पता है कि P0A हमेशा ज़्यादा होता है, P0A इज ऑलवेज ग्रेटर देन PA। ये चीज़ हमें पहले से पता है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है विलयन के वाष्प दाब से। यहाँ से मैं क्या सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि जब शुद्ध विलायक था तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही इस शुद्ध विलायक के अंदर मैंने अवाष्पशील विलय डाला तो शुद्ध विलायक किस में परिवर्तित हो गया? विलयन में। और विलयन का वाष्प दाब क्या है? कम। यानी विलय पदार्थ मिलाने के कारण वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी। पहले वाष्प दाब ज़्यादा था जब अकेला शुद्ध विलायक था तब, लेकिन जैसे ही शुद्ध विलायक में मैंने अवाष्पशील विलय को मिक्स किया तो उसे मिक्स करने पे विलायक किस में परिवर्तित हो गया? विलयन में। और विलायक के विलयन में परिवर्तित हो जाने के कारण वाष्प दाब पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया। पहले था P0A बाद में हो गया PA। बताओ, ये ज़्यादा ये कम, यानी वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी आ गई ना। और ये कमी क्यों आई? अवाष्पशील विलय मिलाने से। अब वाष्प दाब में कमी आ गई तो यही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाते हैं तो अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अब वाष्प दाब में अगर कमी आ जाती है, यहाँ तक हमने समझ लिया, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए मैं ग्राफ खींच रहा हूँ, थोड़ा सा भी ध्यान से देखना। जैसे मैं ग्राफ खींच रहा हूँ, वाष्प दाब और ताप, वाष्प दाब और ताप के बीच में मैं यहाँ पे आपके सामने ग्राफ खींच रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो इस बिंदु पे है, P0A। P0A यानी क्या बोलूँ? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक। तो P0A यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को मैंने इस बिंदु पे रख लिया। अब आप मुझे बताइए कि जैसे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना है तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? ऊपर या नीचे? जाहिर सी बात है नीचे। क्यों? क्योंकि विलयन का जो वाष्प दाब है वो तो इससे कम होता है ना। तो विलयन का वाष्प दाब अगर शुद्ध विलायक का यहाँ रखा है तो मान लो कि विलयन का वाष्प दाब ले लिया मैंने इस बिंदु पे, क्योंकि विलयन का वाष्प दाब तो कम होता है। अब मैंने इस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब जो कि मैंने इस बिंदु पर रखा हुआ है इसको बढ़ाना शुरू किया। इसको कैसे बढ़ाऊंगा? ताप बढ़ाऊंगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं ना अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे जैसे ताप को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वाष्प दाब भी क्या होता है? बढ़ता है। आगे की तरफ चलेंगे तो ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ने के कारण वाष्प दाब भी बढ़ेगा, तो ग्राफ कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो देखिए, ताप बढ़ाया तो वाष्प दाब बढ़ा। मान लो कि ये सबसे ऊपर है गैस का वाष्प दाब। मैंने आपके लिए बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले कि गैस का वाष्प दाब कैसा होता है? सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा। तो ये मान लो सबसे ऊपर है गैस का वाष्प दाब। मैं शुद्ध विलायक का ताप बढ़ा रहा हूँ और ताप बढ़ाने के साथ साथ वाष्प दाब बढ़ रहा है। ताप बढ़ाते जा रहे हैं, वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है, ताप बढ़ाते जा रहे हैं, वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है। और बढ़ते बढ़ते मान लो कि इस ताप पर, ये ताप के लिए खींचा है मैंने ग्राफ, इस ताप पर, इस बिंदु पर ये जो शुद्ध विलायक था इसका वाष्प दाब बढ़ के बराबर किसके वाष्प दाब के हो गया? गैस के वाष्प दाब के। तो इसी बिंदु को, ताप के इसी बिंदु को जिसको मैं नाम दे दूं T0, इस बिंदु को जिसको मैं नाम दे दूं T0B, क्या नाम दे दिया? T0B, इस बिंदु को। तो ताप के इसी बिंदु को हम क्या कह देने वाले हैं? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अभी हमने परिभाषा समझी, क्या समझी थी बताओ? वह ताप जिस पे किसी भी द्रव का वाष्प दाब बढ़कर गैस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसी ताप को हम क्या बोलते हैं? उस द्रव का क्वथनांक। मैंने कहा कि शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है इतना, ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत
कम है। मैंने ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ाने के साथ साथ वाष्प दाब भी बढ़ा, ताप बढ़ाते गए आगे की तरफ गए तो वाष्प दाब भी बढ़ता जा रहा है, तो ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं। ताप बढ़ाते जा रहे हैं, वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है, ताप बढ़ाते जा रहे हैं, वाष्प दाब बढ़ता जा रहा है। और बढ़ते बढ़ते जैसे ही इस द्रव यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब के बराबर हुआ, तो इसी ताप को, जिस ताप पे इस द्रव का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब के बराबर हो गया, इसी ताप को हम क्या बोल देंगे? क्वथनांक। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था तो ये क्वथनांक भी किसका हो जाएगा? शुद्ध विलायक का। बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। ऐसे ही मैंने विलयन का वाष्प दाब बढ़ाया, ताप बढ़ाया, वाष्प दाब बढ़ा, ताप बढ़ाते गए वाष्प दाब बढ़ता गया, ताप बढ़ाते गए वाष्प दाब बढ़ता गया। और मान लो कि बढ़ते बढ़ते विलयन का वाष्प दाब भी जो है वो किसके बराबर हो गया? गैस के वाष्प दाब के। लेकिन विलयन का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब के बराबर किस ताप पे हुआ? मान लो कि इस ताप को मैं नाम दे देता हूँ TB। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को मैंने नाम दिया था T0B, सॉरी शुद्ध विलायक के क्वथनांक को मैंने नाम दिया था T0B, और विलयन के क्वथनांक को मैंने नाम दे दिया है TB। ठीक, अब आप ज़रा ध्यान दे लो, सभी बोर्ड पे देख लो कि शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक का ताप बढ़ाया, वाष्प दाब बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते जिस ताप पर गैस के वाष्प दाब के बराबर हुआ उसी ताप को हमने शुद्ध विलायक का क्वथनांक बोल दिया। विलयन था, विलयन का हमने ताप बढ़ाया, वाष्प दाब बढ़ा, बढ़ते बढ़ते जैसे ही विलयन का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब के बराबर हुआ तो उस ताप को हमने विलयन का क्वथनांक बोल दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक तो है TB और विलयन का क्वथनांक है, सॉरी शुद्ध विलायक का जो है क्वथनांक है वो है T0B। आजकल ज़्यादा गलतियाँ करने लगा हूँ मैं, आप लोगों की संगत का असर है, ठीक है, से मजाक कर रहा हूँ। तो P0A यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बढ़ाते गए, ताप बढ़ता गया, और T0B पर ये गैस के वाष्प दाब के बराबर हो गया। तो T0B क्या कहला रहा है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और PA यानी विलयन का वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते ये भी गैस के वाष्प दाब के बराबर हुआ, किस ताप पर? TB ताप पर। तो ये जो है ये वाला बिंदु, ये किसका क्वथनांक कहला रहा है? विलयन का। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, ताप में आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ताप बढ़ता जा रहा है। अगर मान लो कि इस बिंदु पे ताप है 100, तो आगे बढ़ के यहाँ पे और बढ़ जाएगा, मान लो यहाँ हो जाएगा 110। भाई आगे की तरफ ताप बढ़ रहा है ना, तो जैसे मान लो यहाँ पे 10, 20, 30, यहाँ तक 100 पहुँचे, तो आगे बढ़ेंगे तो और बढ़ गया ना, 110 हो गया। तो यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि शुद्ध विलयन का क्वथनांक कम है और शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम है और विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम है और विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है। विलयन का क्वथनांक ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वाष्प दाब कम है। वाष्प दाब कम होने के कारण इसे गैस के वाष्प दाब में परिवर्तित होने के लिए ज़्यादा ताप देना पड़ रहा है। ऐसा आप जनरली भी देख सकते हो कि अगर आप सादा पानी गर्म करोगे तो वो जल्दी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और ज़्यादा वाष्प बनाएगा, जबकि अगर आप पानी में शक्कर घोल दें और शक्कर का विलयन बना लें तो वो कम वाष्प बनाएगा और देर से जो है वाष्प में परिवर्तित होगा, यानी उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा ताप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस ग्राफ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो पहले अब थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को आप देखोगे तो ये सारी थ्योरी आपको आ जाएगी। मुझसे मिट गई है थोड़ी सी, मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखो ज़रा, शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक में जैसे ही अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया तो अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने के कारण वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी। पहले वाष्प दाब था ये, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया तो वाष्प दाब घट के कितना हो गया? इतना। ठीक है, अच्छा बताओ, वाष्प दाब में कमी आई तो फलस्वरूप क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि। किसी शुद्ध विलायक में जैसे ही मैंने अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया तो अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने के कारण वाष्प दाब में क्या आई? कमी। वाष्प दाब में कमी आने के कारण क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि। देखो, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम और विलयन का क्वथनांक ज़्यादा। विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है, ठीक है, वाष्प दाब शुद्ध विलायक का ज़्यादा है और विलयन का कम, जबकि क्वथनांक शुद्ध विलायक का कम है और विलयन का ज़्यादा। उल्टा है थोड़ा सा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कम था, ज़्यादा था तो क्वथनांक कम, विलयन का वाष्प दाब कम था
तो क्वथनांक ज़्यादा। तो यहाँ से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पे वाष्प दाब में कमी आ जाती है, फलस्वरूप उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में ये जो वृद्धि हुई है, ये वाला पोर्शन इतना ही बड़ा है ना, तो क्वथनांक में हुई इसी वृद्धि को हम बोलते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी मतलब क्या बताओ? क्वथनांक में उन्नयन। और यही मैंने थ्योरी लिखी है, ध्यान दे लो आप। जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी, क्योंकि वो विलयन में परिवर्तित हो जाता है। वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी। फलस्वरूप वाष्प दाब में कमी आने के कारण क्वथनांक में क्या हो जाती है बताइए? वृद्धि। क्वथनांक में हुई इसी वृद्धि को हम क्या कह देते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। और प्रदर्शित किससे कर देते हैं? डेल्टा टीबी से। ये जो क्वथनांक में उन्नयन हुआ है, ये जो क्वथनांक में वृद्धि हुई है, इसी वृद्धि को हम क्या बोल रहे हैं? डेल्टा टीबी, यानी क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई? इतना नोट करो जरा। ग्राफ को तो हमने समझ लिया है कि ये ग्राफ किस तरीके से मैंने बनाया है क्वथनांक में उन्नयन का। ठीक, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, वाष्प दाब में कमी आई, फलस्वरूप क्वथनांक बढ़ गया। क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही हम क्या बोल रहे हैं? क्वथनांक में उन्नयन। प्रदर्शित कर रहे हैं डेल्टा टीबी से। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए टी नॉट बी क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और टीबी क्या है? विलयन का वाष्प दाब। अब आप मुझे बताएं कि अगर मुझे निकालना है डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है टीबी। अगर मैं टीबी में से यहाँ से लेके यहाँ तक यानी टी नॉट बी को माइनस कर दूँ, ये इतना है, इतने में से टी नॉट बी को माइनस कर दूँ तो ये चीज़ आ जाएगी ना। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो टीबी है इसकी वैल्यू है 10, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी है? 10। और यहाँ से यहाँ तक यानी टी नॉट बी की वैल्यू है 7। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले पोर्शन की वैल्यू कितनी होगी तो आप कैसे बताओगे? बताओ, 10 माइनस 7 कर दोगे ना, यानी टी बी में से टी नॉट बी को माइनस कर दोगे तो ये पोर्शन आ जाएगा। तो यही करेंगे हम। क्या करेंगे कि डेल्टा टी बी निकालने के लिए मैं माइनस कर दूंगा टी बी माइनस टी नॉट बी। टीबी में से यदि हम टी नॉट बी को घटा दें तो डेल्टा टीबी आ जाएगा ना हमारे पास। बात समझ में आ गई क्या कह रहा हूँ? इतने पोर्शन में से ये माइनस कर दिया तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रयोगों के आधार पे एक चीज़ ज्ञात है हमें, प्रयोगों के आधार पर ज्ञात है। देखिए ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये प्रयोगों के आधार पे ज्ञात है, इसका कोई डेरिवेटिव फॉर्म नहीं है हमारे पास। मतलब इस चीज़ को हम समझेंगे नहीं कि ये चीज़ कैसे आई, प्रयोग किए एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को निकाला गया है। अब वो कैसे, तो उसको तो हम प्रायोगिक रूप से ही समझ सकते हैं। इधर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्रयोगों के आधार पे क्या ज्ञात है कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समान अनुपाती होता है स्मॉल एम। डेल्टा टीबी समान अनुपाती होता है किसके? स्मॉल एम के। अब डेल्टा टीबी मतलब तो हमें पता है भाई क्या होता है, बोलो? क्वथनांक में उन्नयन। और स्मॉल एम मतलब क्या होता है बताओ जरा, थोड़ा पहले पढ़ाया था मैंने। क्या होता है? मोललता। भाई मोललता पढ़ी हुई है ना हमने। अब जो भूल गए हैं वो भी दोबारा से मोललता के लेक्चर को दोबारा पढ़ेंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो वो भी मोललता के लेक्चर को, पहले लेक्चर डाला हुआ है शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर है, सेकंड ही है शायद, तो उसमें जाके मोललता को पढ़ लें वो, ताकि उन्हें मोललता आ जाए समझ में, क्योंकि इसमें आगे बढ़ने के लिए हमें मोललता आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन, और एम स्मॉल एम यानी मोललता। और ये चीज़ जो है ये हमें कैसे आई, इस चीज़ को हम नहीं देखने वाले हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये कैसे ज्ञात है? प्रयोगों के आधार पे। तो हमें याद ही रखना है ये चीज़ कि डेल्टा टीबी समान अनुपाती है स्मॉल एम के, क्वथनांक में उन्नयन समान अनुपाती होता है मोललता के। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ज़रा
जब हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या होगा, बोलो, स्थिरांक आएगा के। तो जैसे ही हमने समानुपाती का निशान हटा के बराबर का निशान लगाया तो एक स्थिरांक आया है के के साथ मैं बी लगा रहा हूँ, बी शो कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक को, ठीक है। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, जहाँ पे के बी क्या है बताओ, जहाँ के बी एक स्थिरांक है, इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। जहां पे के बी एक स्थिरांक है, इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं, ठीक। इसे ले लेता हूं मैं समीकरण 2, ठीक है। अब आप ध्यान से देख लें, के बी जो है यानी जो कि एक स्थिरांक आया है, इसको मोलल उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं। यहाँ से भी हमारे बोर्ड में एक बार क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन आ गया था कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको शुरू से लेके यहीं तक ही लिख देना है, ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड और ये चीज़, ये इसे ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लो। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, समीकरण 2, यहाँ तक तो भाई हमने पढ़ लिया है, ठीक। अब अगर हम स्मॉल एम यानी मोललता की बात करें तो मोललता का सूत्र क्या होता है बताओ, जिनको याद नहीं है उन्हें मोललता दोबारा पढ़नी पड़ेगी भाई, मैं दोबारा से तो पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पे, है ना। तो मोललता का सूत्र होता है ये, स्मॉल एम बराबर W1/m1 गुणा 1000/W ग्राम। ये सूत्र हम निकाल चुके हैं मोललता के लिए। अगर स्मॉल एम यानी मोललता का ये जो मान है, अगर मैं इस मान को उठा के स्मॉल एम की जगह पे यहाँ रख दूँ समीकरण 2 में, तो देख लेते हैं अपन समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देख रहा हूँ मैं, तो डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा स्मॉल एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं, W1/m1 गुणा 1000/W ग्राम। ये आ गया समीकरण 3। और इस समीकरण 3 में कौन सी चीज़ क्या है वो भी देख लीजिए भाई। हमें पता है डेल्टा टी बी मतलब तो है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक। इसके बाद फिर के बी क्या है बताओ, बोलो, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक। के बी यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक को इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक। इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, कांस्टेंट। हो सकता है कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई हो, ठीक है, देख लेना आप लोग। बाकी इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, किसको, के बी को, है ना, हिंदी। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई डेल्टा टी बी मतलब तो क्वथनांक में उन्नयन, के बी मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसके बाद फिर W1 की बात करें तो बताओ, W1 यानी विलय की मात्रा, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं मोललता में। M1 क्या है बताओ, विलय का मोलर भार, ठीक। W ग्राम क्या है बताओ जरा, बोलो, W ग्राम यानी विलायक की मात्रा, जो कि हमें किस में लेनी है, ग्राम में, ठीक।
अब अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके लिए ये चीज़ दी हुई है 3, 1 2 3, तो आप इन तीनों की वैल्यू लिख के यहाँ पे डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन निकाल सकते हो। केबी जो है ये क्वेश्चन में दिया आता है। जैसे केबी की अगर मैं बात करूँ तो जो जल के लिए होता है, जल के लिए केबी बराबर होता है 0.52। ठीक, ये सिर्फ किसके लिए है? पानी के लिए। जब विलायक जो है हम पानी लेंगे, जल लेंगे तब। बाकी अगर केबी की मैं बात करूं तो आपको केबी की वैल्यू याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलग अलग विलायकों के लिए केबी की वैल्यू अलग अलग होती है और वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी आती है। जब मैं आपके लिए इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो बता दूंगा और भी। बाकी कम से कम जल के लिए यानी पानी के लिए तो आप याद रख सकते हैं। एक ही बात है कि केबी की वैल्यू जल के लिए कितनी होती है? 0.52। ठीक है, अब सुनिए ज़रा, ये चीज़ तो मैंने लिख दी वो जो इस क्वेश्चन में है, सॉरी इस फार्मूले में है। डेल्टा टीबी, केबी, इन सब की बातें बता ली। अब बोर्ड की अगर बात करें तो बोर्ड में हमारे क्वेश्चन एक बार ऐसे भी आ चुका है और हो सकता है आगे भी आ जाए कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के मोलर भार का सूत्र ज्ञात कीजिए। विलेय के मोलर भार का, विलेय का मोलर भार यानी क्या? m1 का। तो अगर वो क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के मोलर भार का सूत्र आपसे पूछ लें, यानी m1 के बारे में आपसे पूछ लें, तो आपको क्या करना है? सिंपल, m1 डेल्टा टीबी, इन दोनों की जगह बदल देनी है। मतलब m1 को उठा के ले आए डेल्टा टीबी की जगह पर, डेल्टा टीबी को उठा के ले जाएं m1 की जगह पे। इसे यहाँ, इसे यहाँ। फार्मूला क्या बन जाएगा ज़रा देखो, m1 बराबर kb इंटू W1 बाय डेल्टा टीबी इंटू 1000 अपॉन बोलो W ग्राम। इक्वेशन 4। और ये इक्वेशन 4 आपको कब निकालनी है? जब आपसे पूछे m1 यानी विलेय के मोलर भार का सूत्र निकालने को कहे। m1 यानी विलेय के मोलर भार का सूत्र आपको बस क्या करना है? इसे उठा के यहाँ ले जाना है, इसे उठा के यहाँ ले आना है। तो ये सूत्र ज्ञात कर लिया हमने m1 का, यानी विलेय के मोलर भार का, किसकी सहायता से? क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो क्वथनांक में उन्नयन में डेरिवेटिवली इतना ही कर रहे हैं हम, फिलहाल आप इतना नोट करो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन और उसके कुछ सूत्र भी निकाल लिए हैं। ठीक है, आने वाले लेक्चर में मैं आपके लिए हिमांक में अवनमन के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर इन्हीं दोनों बिंदुओं पे आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है ना? लेकिन आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।